स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, डर्कहाइम ने जो श्रम विभाजन की जो पुस्तक लिखी थी, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये 1893 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसके 5 खंड थे। 5 खंडों में ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें कुल मिला के 17 अध्याय थे। सबसे पहले उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तावना दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन का संक्षिप्त इतिहास और समस्या का वर्णन किया। दूसरे खंड में इन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार बताए। ये खंड जो है इस खंड में 7 अध्याय हैं और इसमें उन्होंने कार्यों को निर्धारित करने की विधि, यांत्रिक एकता, जैविक एकता का विकास, इनका वर्णन किया है और सामाजिक एकता और श्रम विभाजन में क्या संबंध है उसको स्थापित किया। तीसरा खंड जो है वो श्रम विभाजन की कारण और दशाएं उसको दर्शाता है। कॉजेज़ क्या हैं, श्रम विभाजन के पीछे कारण क्या हैं, इसको इन्होंने 5 अध्यायों में इसको बताया है। कारण, द्वितीय कारक और वंशानुक्रमण और परिणाम इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है। फिर है असामान्य स्वरूप या एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर। इस खंड में इन्होंने 3 अध्यायों के अंतर्गत इन्होंने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की चर्चा करी है और अंत में इन्होंने निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में श्रम विभाजन का अध्ययन वस्तुपरक तथ्य के रूप में इन्होंने बताया और इन्होंने कहा कि अवलोकन और तुलना करके के माध्यम से हम श्रम विभाजन को बेहतर समझ सकते हैं। अब श्रम विभाजन के प्रकार क्या हैं? मुख्य रूप से डर्कहाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन के 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। सबसे पहला समाज में नए समूहों या नवीन समूहों का निर्माण करना और दूसरा समूहों में सामाजिक एकता पैदा करना। नवीन समूहों की बात करें, पहला प्रकार है नवीन समूहों का निर्माण करना। इसमें डर्कहाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन से समाज में अनेक नए समूहों का जन्म होता है, निर्माण होता है और जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, पहले जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसके कारण श्रम विभाजन बढ़ता है, विशेषीकरण आता है और नए व्यावसायिक और विशेषीकृत समूहों का जन्म होता है। जैसे जैसे अलग अलग कार्य, पहले आदिम समाजों में सभी कार्य जो है समूह अपने आप ही करता था, जबकि आधुनिक समाजों में हम देखें राजनीतिक कार्य जो व्यवस्था है उसको दिया जाता है, आर्थिक कार्य आर्थिक उत्पादन के संबंधों से संबंधित जो भी कारखाने हैं, मजदूर वर्ग है, इन सबको दिया जाता है। धार्मिक कार्य अलग लोग करते हैं, इसमें सम्मिश्रण नहीं होता, सब लोग अपना अपना विशिष्टीकृत कार्य करते हैं। कला अलग है, कानून अलग है, साहित्य अलग है, शिक्षा अलग है, चिकित्सा अलग है। हर क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो कार्य हैं उनमें श्रम विभाजन होता चला जाता है और क्योंकि समाज पर परिवर्तनशील है, इसलिए समाज में आवश्यकताओं में वृद्धि होती है और इस वृद्धि से नए समूहों का जन्म होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दूसरा प्रकार है वो कहते हैं कि नवीन समूहों में एकता पैदा करना। ये नवीन समूह क्योंकि अपने अपने कार्य में विशिष्टीकृत होते हैं, उनको अपने कार्य की विशेष ज्ञान होता है, इसलिए वो अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। बाकी जो समूह हैं वो कार्य नहीं करते जो एक समूह करता है। एक समूह अपने कार्य में विशिष्टीकृत है, अन्य जितने भी समूह हैं वो अपने अपने कार्यों में विशिष्टीकृत होते हैं और वो अपनी विशिष्ट सेवाओं का आदान प्रदान करके समाज में एकता को जन्म देते हैं। नए समूहों में एकता पैदा करने के लिए
नए समूहों में के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखा जाए। व्यवस्था और संतुलन किस तरह से बनाई रखी जाएगी? जब सभी समूह अपने अपने निश्चित निर्धारित कार्य करते रहेंगे और वो समाज की एकता या समाज के संगठन में योगदान देंगे। उनका मानना है, डर्कहाइम का मानना है कि श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य नैतिक एकता उत्पन्न करना है। विभिन्न नवीन समूह विशिष्ट कार्य करते हैं और अन्य कार्यों के लिए अन्य विशिष्ट समूहों पर निर्भर रहते हैं। ये इसके कारण पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है और ये निर्भरता बाध्यतामूलक होती है, क्योंकि सभी समाज के जो अंग हैं वो अपना अपना सारा काम अपने आप नहीं कर सकते। जैसे आप जो हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए आप अपने जीविका का उपार्जन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। वो लोग कमा के लाते हैं, मदर या फादर जो भी हैं, घर चलाने में योगदान देना या आर्थिक रूप से योगदान देना। और किसी समय जब आप पढ़ाई अपनी पूरी कर लेते हैं तब आप अपना विशिष्टीकृत योगदान समाज को देना शुरू करते हैं। चाहे आप टीचर बनेंगे, चाहे आप RAS IAS की तैयारी करेंगे, तो आप अपना विशिष्टीकृत कार्य तब करेंगे। आप सारी आवश्यकताओं, सारी ज़रूरतों को अभी नहीं पूरा कर सकते, इसलिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज की बात है। पूरा समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है और वो, जैसे उदाहरण के तौर पर आप बीमार पड़ते हैं तो आप बुखार हुआ, सामान्य बुखार हुआ, आप घर में थोड़ा तुलसी अदरक की चाय ले लेते हैं। पर जब आप ज़्यादा बीमार होते हैं तो आप ये घरेलू नुस्खों पर निर्भर नहीं करते हैं, आप किसी विशिष्टीकृत डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको बुखार क्यों है, वो उसका पता लगाएं। ये डॉक्टर भी सामान्य जांच से आपकी बीमारी का पता नहीं लगाते हैं, वो आपको जांच लिख के देते हैं कि ये जांच करवाएं, जिससे, और जो जांच करता है वो भी तकनीकी रूप से बहुत विशिष्टीकृत कार्य होता है और वो उसके रिपोर्ट के आधार पर आपको दवाई दी जाती है। ये दवाई देने वाले, दवाई बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने काम में विशिष्टीकृत हैं, वो केमिकल इंजीनियर्स से या केमिस्ट से बिल्कुल अलग हैं। तो ये विशेषीकरण जो है समाज में अधिक से अधिक बढ़ता जाता है, इससे अंतर्निर्भरता बढ़ती है और अंतर्निर्भरता बढ़ने से सामाजिक एकता पैदा होती है, क्योंकि ये बाध्य होकर उन्हें परस्पर सहयोग करना पड़ता है। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर समाज का जो पहिया है वो नहीं चलेगा। तो ये परस्पर नैतिक एकता पैदा करता है। क्योंकि हम उनसे मित्रता रखते हैं जो हमारे से एक जैसे हैं, और पर हमें उनकी भी आवश्यकता पड़ती है जो हमारे से जैसे नहीं हैं, हमसे भिन्न हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें न सिर्फ अपने जैसे लोगों की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो हमारे से भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि जो घर की अगर हम बात करें तो घर में लिंग के आधार पर, परिवार में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में प्रेम और विवाह जो है वो वैवाहिक एकता को जन्म देता है और इस पर आधारित श्रम विभाजन होता है। पत्नी का क्या कार्य करेगी उसका कार्य स्पष्ट होता है, पति क्या कार्य करेगा। ये जो श्रम विभाजन है ये घर को जोड़ने में योगदान देता है। इसी तरह से विस्तृत तौर पर समाज को जोड़ने के लिए श्रम विभाजन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब डर्कहाइम प्रश्न पूछते हैं कि कानून और एकता, इसको किस तरह से मापा जाए, उसको मेजर किस तरह से किया जाए।
सामाजिक एकता पूर्ण रूप से नैतिक घटना है जिसका प्रत्यक्ष और सुनिश्चित रूप से न तो अवलोकन कर सकते हैं और ना ही इसका मापन कर सकते हैं। तो एकता का मापन श्रम विभाजन के प्रकार और इससे संबंधित कानून की व्यवस्था के प्रकार से और इसकी तुलना करके ही हम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि दिखाई देने वाले प्रतीक जो हैं, इन जो मापने योग्य जो प्रतीक हैं वो हैं कानून, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि समाज में कितनी एकता है, कितना श्रम विभाजन है। इसमें वो दो तरह के कानूनों की बात करते हैं, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वैधानिक कानून संबंधित समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करते हैं। सदस्यों में जितनी अधिक घनिष्ठ संबंध होंगे उनके समूह में उतनी अधिक एकता होगी। और क्योंकि छोटे समूहों में घनिष्ठ संबंध अधिक होते हैं, जैसे परिवार है, पड़ोस है, यहाँ पे छोटे समूह हैं और या आपकी मित्र मंडली है, ये छोटा समूह है, इसमें क्योंकि फेस टू फेस संबंध होते हैं इसलिए इसमें अधिक एकता पाई जाती है। कानूनी व्यवस्था का रूप सामाजिक एकता को व्यक्त करता है। कानून बाहरी लक्षण है जिसको मापा जा सकता है और कानून और सामाजिक एकता सीधे तौर पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से सामाजिक एकता होगी उसी प्रकार के समाज में कानून होंगे। जैसे यांत्रिक एकता वाले समाज जो हैं उनमें दमनकारी कानून ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाज जो हैं उनमें प्रतिकारी कानून ज़्यादा पाए जाते हैं। सामाजिक एकता का भी उन्होंने वर्गीकरण किया है और कानूनों को उन्होंने दो प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है दमनकारी कानून या रिप्रेसिव लॉज और दूसरा है प्रतिकारी कानून यानी कि रेस्टिट्यूटिव लॉज। डर्कहाइम दमनकारी कानून के बारे में कहते हैं कि जिस समाज में दमनकारी कानून होते हैं वहाँ सामाजिक एकता का प्रकार यांत्रिक होता है। मतलब लोग यंत्रवत अपने अपने कार्य करते रहते हैं और अगर यंत्र में कोई भी पुर्जा अपना कार्य नहीं करता है तो उसमें दंड व्यवस्था बहुत ही सिवियर होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अगर कार्य ढंग से नहीं करेगा तो पूरा समाज जो है वो बिखर जाएगा। यंत्र रूपी जो समाज होता है वो बिखर जाता है। तो दमनकारी कानून वो सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों से व्यवस्थित रखते हैं। समाज और समूह के हितों का विशेष ध्यान इनमें रखा जाता है। डर्कहाइम कहते हैं कि दमनकारी कानून भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है दंडकारी कानून यानी कि पीनल लॉ, जिसके अंतर्गत समाज में कष्ट देने, नुकसान या हानि पहुंचाने या हत्या करने वाला तथा स्वतंत्रता आदि का हनन करना है। ये कानून यांत्रिक एकता वाले समाजों में पाए जाते हैं। और दूसरा है व्याप्त लॉ यानी कि डिफ्यूज्ड लॉ, जो नैतिकता के आधार पर संपूर्ण समाज में व्याप्त होते हैं। दमनकारी कानून व्यवस्था जिस समाज में होती है उन समाजों में सामाजिक एकता का प्रकार यांत्रिक होता है और जीवन शैली, विचारों, विश्वासों आदि में यहाँ पे समानता पाई जाती है। यांत्रिक समाज आप ध्यान रखें कि छोटा समाज होता है और यहाँ पे विचारधारा, सोचने का तरीका, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जीवन शैली बिल्कुल लगभग एक जैसी होती है। इसमें व्यक्तिवादिता का कोई भी स्थान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से उस समाज में पनप नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग समरूपता पर आधारित होते हैं। उनकी जो जीवन शैली होती है समरूपता होती है, निश्चित जीवन शैली होती है, निर्धारित जीवन शैली होती है जिसे सभी लोगों को फॉलो करना होता है। जबकि
आज आधुनिक समाज में हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव सोच रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखो। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब कि जो चलन में सामान्य चलन में हो रहा है उससे हटकर कुछ नया करो। तो इसी कारण से नए नए तरह की खोज हो रहे हैं, नए नए तरह के ऐप्स बन रहे हैं, नए नए तरह के स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जिससे तो ये जो स्वतंत्रता है नए प्रकार के उद्यमों को करने की, ये स्वतंत्रता दमनकारी समाजों में नहीं, या यांत्रिक समाजों में ये स्वतंत्रता नहीं पाई जाती, क्योंकि उस समाज में आपको आप व्यक्तिगत सोच नहीं रख सकते हो। जो भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच रखता है उसे समाज के विरुद्ध माना जाता है, समाज की परंपराओं के और रीतियों रिवाजों के विरुद्ध माना जाता है, और इसलिए समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दमनकारी कानून व्यवस्था बहुत मात्रा में लागू की जाती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप स्वतंत्र सोच रखना शुरू कर देगा तो वो समाज के यंत्रवत जो जीवन शैली है उसमें बाधा डालेगा। इसलिए समाज में ये दमनकारी कानून एक तरह का एक नियंत्रण है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी नई तरह की सोच ना बना पाए। ऐसे समाजों में सामुदायिक संपत्ति परंपरा का प्रभुत्व और जनमत में एकरूपता देखने को मिलती है। दूसरा है प्रतिकारी कानून या रेस्टिट्यूटिव लॉ। ये ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में या सावयवी समाजों में देखने को मिलता है, जैसे कि आजकल के औद्योगिक समाज हैं, बड़ी मेगा सिटीज़ हैं, इनमें रेस्टिट्यूटिव लॉज, यानी कि किसी ने आपको चोरी करी, उसके बदले में आपको दंड जो है रेस्टोर करने के लिए किया जाएगा कि आपका जो नुकसान हुआ है उसको रेस्टोर किया जा सके। तो जो समाज ये जो समाज है रेस्टिट्यूटिव कानून है, ये समाज के सदस्यों के संबंधों में उत्पन्न असंतुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करता है। ये सामूहिक हित की रक्षा करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये स्थिति को सामान्य रखने का प्रयास करता है। इसके कई उप प्रकार हैं, जैसे कि दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून इत्यादि, जिससे समाज में एकता बढ़ती है, जिससे समाज में सावयवी एकता बढ़ती है। अब दो तरह के समाजों का वो वर्णन करते हैं। पहला समाज है जो यांत्रिक एकता पर आधारित है, और दूसरा समाज है जो कि सावयवी एकता पर आधारित है। तो आज हम यांत्रिक एकता वाले समाज के बारे में बात करेंगे। यांत्रिक एकता वाला समाज यानी कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाला समाज जो है वो प्राचीन, सरल, सादे, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इनमें सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानता पाई जाती है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी कम क्षेत्र में फैले होते हैं। इनमें जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। इनमें आवश्यकताएं भी सीमित होती हैं, क्योंकि छोटे समाज हैं। छोटे समाजों में आवश्यकताएं उनकी आवश्यकताएं भी आपकी तरह मोबाइल और इंटरनेट और नेटफ्लिक्स की तरह नहीं होती हैं, बल्कि उनकी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ी सी चिकित्सा, थोड़ा सा अपना कार्य करने की क्षमता, या कंदमूल इकट्ठा करना या शिकार करना, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये इनकी आवश्यकताएं भी एक जैसी होती हैं।
व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, और एक समूह के व्यक्तित्व में सब घुल मिल जाते हैं। एकता का कारण एकरूपता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यांत्रिक समाजों में एकता जो है वो एकरूपता पर, होमोजेनाइटी पर निर्भर करती है। और होमोजेनाइटी यानी कि सब समरूप, एक जैसे, बस भिन्नता जो है वो थोड़ी बहुत वंशानुक्रम के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। बाकी श्रम विभाजन के यहाँ पे अभाव होता है, और न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता पाई जाती है। अब यांत्रिक समाज की विशेषताएं क्या हैं, यांत्रिक एकता की विशेषताएं क्या हैं, हम 5-6 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि मानव व्यवहार और मनोविज्ञान उसमें किस प्रकार का होता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी, हम सोचते किस तरह से हैं, हमारा व्यवहार किस तरह से होता है उन समाजों में। यांत्रिक समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता देखने को मिलती है। उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तौर तरीके, व्यवहार, ये सब एक जैसे होते हैं, और भिन्नता केवल अनुवांशिकता के आधार के कारण होती है। यानी कि कोई ज़्यादा बलवान है, कोई कमज़ोर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। इसके अलावा और कोई भी वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, विचारों की दृष्टि से इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। इन समाजों में परंपरा का बहुत महत्व होता है, और वैयक्तिकता और व्यक्तिवादिता का यहाँ पे पूर्णतया अभाव होता है। दूसरी बात हम करेंगे, कानून किस प्रकार का होता है, नैतिकता किस प्रकार की होती है, और सामाजिक नियंत्रण किस तरह की होती हैं। यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है। ये शक्तिशाली, सर्वसम्मत और अव्यक्तिवादी होती है। नियंत्रण का उद्देश्य समूहों के नैतिक मूल्यों और नैतिक अंतर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है कि वो अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की क्षतिपूर्ति नहीं करवाता, बल्कि वो दमन करता है, अपराध का दमन करता है। आप चाहे पंचायत, छोटे गांवों के समूह को देखें, गांवों का समूह में भी दमनकारी कानून व्यवस्था के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जाति पंचायत होती है, खाप पंचायत होती है, उसमें ये दमनकारी कानून अभी भी देखने को, उसके कुछ अंश हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो है अपनी जाति के विरुद्ध, जाति के खान पान के विरुद्ध खान पान करे। जैसे कि उनकी जाति में अगर मांसाहार नहीं है, प्रचलित है, या मद्यपान प्रचलित नहीं है, और वो मांसाहार खाए या अंडा खाए, तो जाति के लोग उसे बाहर निकाल देते हैं, या जाति से विरुद्ध अपना आचरण करे, या जाति के विरुद्ध अपना रहन सहन, खान पान या सोचने का तरीका वो करता है, तो जाति के लोग, या जाति के बाहर विवाह करता है, तो जाति के लोग उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। दमनकारी कानून की व्यवस्था का थोड़ा उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं। फिर समाज में, ऐसे समाज में एकात्मता कैसे जन्म होती है, या सामाजिक बंधन किस प्रकार के होते हैं, उसे भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे छोटी होती है, इसलिए श्रम विभाजन भी बहुत कम मात्रा में होता है। व्यक्तियों की सादृश्यता या सजातीयता पर आधारित होती है, और यहाँ पे सशक्त जनमत जो है वो सर्वसम्मति से लागू होता है। ऐसे समाजों में हम की राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली किस प्रकार की होती है, जैसे छोटे उदाहरण के तौर पर हम पंचायत की ही बात करें, तो छोटे ऐसे सरल समाजों में
सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य और सामाजिक मामले समाज में मिलकर बैठकर सुलझाए जाते हैं। शासन करना, नियम बनाना, ये जो भी कार्य हैं, सारा समूह अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में मिलकर बैठकर करता है। जबकि आज के समाज में, जैसे आधुनिक समाज में हम बात करते हैं, तो आधुनिक समाज में न्याय व्यवस्था अलग है, कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है, कानून अलग कोई बनाते हैं, उन्हें लागू प्रशासन अलग तरह से करता है। तो ये श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है, पर यांत्रिक समाज में ऐसा नहीं होता है। समाज का कोई भी मामला यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं होता है और समाज के सभी लोग यहाँ पे बैठकर निर्धारित करते हैं कि व्यवस्था को किस तरह से क्षति पहुँची है और इसको किस तरह से सुलझाया जाए। इसी तरह से आर्थिक संगठन भी, यांत्रिक समाज में आर्थिक संगठन बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं, रोटी कपड़ा आवास, इसके अलावा आवश्यकताएं नहीं होती हैं, और संपत्ति भी सार्वजनिक होती है, सामूहिक होती है। तो इसलिए यहाँ पे उत्पादन और श्रम के विभाजन का अभाव होता है। सभी परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही कर लेते हैं और यहाँ पे वर्ग नहीं देखने को मिलते, मजदूर वर्ग, उच्च वर्ग, ये देखने को नहीं मिलते। सभी समान होते हैं क्योंकि एक रूपता, होमोजेनाइटी पर आधारित हैं, इसलिए एक रूपता पाई जाती है। फिर धर्म और विचारधारा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यांत्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म और इसकी विचारधारा है। यहाँ पे टोटमिज्म या इन्होंने डर्खाइम ने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ रिलीजियस लाइफ अपनी उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो प्राचीन समाज हैं उनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से हर ये जो समाज हैं उनमें टोटम्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। टोटम क्या होता है? किसी भी एक समूह का एक प्रतीक। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ समूह जो हैं, कुछ शिकारी समूह अपना टोटम सांप रखते हैं, कुछ शिकारी समूह अपना टोटम जो है वो चील रखते हैं। अब ये जो टोटम समूह हैं इनमें परस्पर विरोध होता है। जैसे कि सांप और चील में हमेशा ही विरोध देखने को मिलता है, चील हमेशा सांप को मारने की कोशिश करती है। तो ये टोटम समूह हम भी अगर देखें तो हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी एक, हम बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं या तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, हम सांप की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इन टोटम से आदिकाल से जुड़े हुए हैं। अब उसका महत्व नहीं रहा है, अब केवल मात्र हम धार्मिक रूप से ये करते हैं। इन समाजों के लोग, जो यांत्रिक समाज हैं, उनके लोग अवैयक्तिक टोटम की शक्तियों पर विश्वास करते हैं। ये शक्तियाँ सामूहिक होती हैं। टोटम व्यक्तित्व और वैयक्तिकता से स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे यांत्रिक एकता वाले समाजों में सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ सेक्रेड है? जो भी चीज़ हमारे टोटम से जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ सेक्रेड है, वो सारी चीज़ पवित्र है। और इसी तरह से जो हमारे टोटम्स के विरुद्ध है वो सारी चीज़ अपवित्र है। तो ये कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी टोटम के विरुद्ध कार्य करता है या उससे अलग जाके कार्य करता है तो वो सामूहिक, वो केवल मात्र टोटम को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि पूरे समाज को चोट पहुंचाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जो सांप वाले, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक सांप वाले टोटम वाला समाज जो है, हो सकता है उसमें किसी व्यक्ति को चील पालना पसंद हो, पर क्योंकि वो सामूहिक चेतना के अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, इसलिए
समाज उसे स्वीकार नहीं करता और उसे दंड दिया जाता है कि वो अपने समूह के टोटम को उतना मान दे जितना उसका समूह देता है। तो यहाँ पे टोटम के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध या सामूहिक चेतना के विरुद्ध कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। इसी संदर्भ में डर्कहाइम ने यांत्रिक समाजों में और अपराध की व्यवस्था और दंड की व्यवस्था उसके बारे में भी चर्चा करी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।